हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज यानी 14 मार्च 2021 को नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द ड्रग दैट शुड ओनली बी एडमिनिस्टर्ड इन डाइल्यूटेड फॉर्म। इन सभी ड्रग्स में से आपको उस ड्रग को चूज करना है जिसे आप केवल डाइल्यूटेड फॉर्म में ही पर्सन में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डाइल्यूटेड फॉर्म का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि पर्सन में आपने जिस कॉन्सेंट्रेशन पे दवा अवेलेबल है उसे एज इट इज़ एडमिनिस्टर कर दिया तो पेशेंट को हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें कोई ना कोई डाइल्यूमेंट मिलाया जाता है और फिर पर्सन में उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। पोटेशियम आयन जो है हार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसकी कमी या इसकी अधिकता हार्ट के लिए दोनों ही बेहद खतरनाक मानी जाती है। पोटेशियम क्लोराइड को आप हमेशा याद रखें, कभी भी पर्सन में डायरेक्टली विदाउट डाइल्यूट किए एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपने पोटेशियम क्लोराइड को बिना डाइल्यूट किए तेजी से पर्सन के अंदर एडमिनिस्टर कर दिया तो पोटेशियम जाकर सीधे उस पर्सन के हार्ट को ब्लॉक कर देगा, तुरंत कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी और आप इस सिचुएशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, पोटेशियम जो है हार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत खतरनाक भी है। इसलिए पोटेशियम क्लोराइड को आप जब कभी भी किसी भी पेशेंट में एडमिनिस्टर करें तो इससे डाइल्यूट करें और बिल्कुल स्लोली एडमिनिस्टर करें। क्वेश्चन नंबर 2, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट हु हैज़ डायग्नोसिस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया टू इंक्रीज इनटेक ऑफ विच फॉलोइंग फूड। आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हुआ है और इस कमी को, इस एनीमिया को ठीक करने के लिए आप पर्सन को कौन सा फूड सब्सटेंस ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। आप उस पेशेंट को कहेंगे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, या आप कहेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें, या फिर सिट्रस जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करने को कहेंगे, या फिर आप उसे कहेंगे फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड को आप विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम पर्सन से कहेंगे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। लेट्स सी द रैशनल। Folic acid is a water soluble B complex vitamin needed for DNA synthesis। फॉलिक एसिड का जो हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो होता है कि हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले DNA की रचना या सिंथेसिस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जो फॉलिक एसिड है ये वाटर सॉल्यूबल है और B कॉम्प्लेक्स टाइप का विटामिन है। It is naturally occurs in green leafy vegetables, beans and yeast। विटामिन B9 आपके नेचुरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स और यीस्ट के अंदर पाया जाने वाला इम्पॉर्टेंट विटामिन है। फॉलिक एसिड इज यूज टू ट्रीट मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इम्पॉर्टेंट, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ फॉलिक एसिड का इस्तेमाल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए भी किया जाता है।
जैसे ही कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी डिटेक्ट होते ही उसे फॉलिक एसिड दिए जाने लगता है, बिकॉज फॉलिक एसिड की यदि फीमेल में कमी हो जाए तो होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन को नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, important. The nurse is performing a physical assessment on a client and is testing the client's reflexes. एक नर्स किसी क्लाइंट के अंदर फिजिकल असेसमेंट कर रही है। फिजिकल असेसमेंट के दौरान अब उस नर्स को क्लाइंट में रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू असेस फेरेंजियल रिफ्लेक्स? उस पेशेंट में फेरेंजियल रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए नर्स के द्वारा निम्न में से कौन सी एक्टिविटी की जाएगी? ऑप्शन 1, आस्क द पेशेंट टू स्वेलो। नर्स पेशेंट से कहेगी कि आप स्वेलो कीजिए, निगलिए, या फिर पुल डाउन द लोअर आईलिड। नर्स उसकी नीचे वाली जो आईलिड है उसे पुल डाउन करेगी, खींचेगी, या फिर शाइन अ लाइट टुवर्ड्स द ब्रिज ऑफ नोज। नोज ब्रिज के ऊपर टॉर्च की सहायता से लाइट शाइन करेगी, या फिर स्टिमुलेट द बैक ऑफ द थ्रोट विथ टंग डिप्रेसर, या फिर गले के पीछे वाले हिस्से में टंग डिप्रेशर को टच करेगी, उस पार्ट को स्टिमुलेट करेगी। फेरेंजियल रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी एक्टिविटी नर्स के द्वारा परफॉर्म की जाएगी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। किसी भी पेशेंट में यदि आपको फेरेंजियल रिफ्लेक्स चेक करना है तो आप किसी ऑब्जेक्ट या टंग डिप्रेसर की सहायता से उसके गले के पीछे वाले हिस्से में टच करेंगे, उस पार्ट को स्टिमुलेट करेंगे। लेट्स सी द रैशनल। द फेरेंजियल और गैग रिफ्लेक्स इज टेस्टेड बाय टचिंग द बैक ऑफ द थ्रोट विथ एन ऑब्जेक्ट सच एज टंग डिप्रेशर। फेरेंजियल रिफ्लेक्स को आप गैग रिफ्लेक्स कहेंगे। आई होप अब आप इसके बारे में जान गए होंगे। और इस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम थ्रोट के पीछे वाले पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट, मेनली टंग डिप्रेसर की सहायता से उस पार्ट को टच करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दिस रिफ्लेक्स कंसीडर्ड नॉर्मल। यदि पर्सन ऐसी बैक पार्ट ऑफ थ्रोट को टच करने पर कोई रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो इस चीज़ को हम नॉर्मल मानते हैं। यदि पेशेंट द्वारा बैक पार्ट ऑफ थ्रोट को स्टिमुलेट करने के बाद भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। आस्किंग द क्लाइंट टू स्वेलो असेस द स्वेलिंग रिफ्लेक्स। ऑप्शन में जो स्वेलिंग करने को कहेंगे दिया गया था, उसके द्वारा हम स्वेलिंग रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, if a client receives local throat anesthetic for a diagnostic or other procedure, the client must NPO until the gag reflex return. यदि आप किसी पेशेंट में किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए थ्रोट एनेस्थीसिया देते हैं या फिर आप किसी पेशेंट में किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जब तक उस पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो जाता, फेरेंजियल रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो जाता, उसे आप कुछ भी खाने पीने को नहीं देंगे। उससे नथिंग पर ओरल यानी एनपीओ पे रखना है। किसी भी पर्सन में आपने थ्रोट एनेस्थीसिया या कोई भी प्रकार का एनेस्थीसिया दिया है तो जब तक उस पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स नहीं लौट आते तब तक उसे आप खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। और ऐसे पेशेंट्स को जब कभी भी आपको खाने या पीने के लिए कुछ देना है तो उसमें सबसे पहले आपको गैग रिफ्लेक्स लौटा है या नहीं, इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज पर्सन एस्पायरेट कर सकता है और ये उस पर्सन की हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, थैलेसीमिया इज अ कंजेनाइटल। ऑप्शंस, डिफेक्ट इन बोन्स, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरल डिफेक्ट, मस्कुलर डिफेक्ट। थैलेसीमिया क्या है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया इज अ कंजेनाइटल ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक जन्मजात ब्लड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, important, very important question for upcoming exams. Which is the preferred method
of opening airway of an unconscious patient who may have suffered with neck injury. एक ऐसा पेशेंट जिसमें नेक इंजरी हुई है, गर्दन के एरिया में, गर्दन वाले हिस्से में चोट लगी है और वो अनकॉन्शियस है, तो ऐसे पर्सन में आप एयरवे को ओपन करने के लिए निम्न में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, एक्सटेंशन ऑफ नेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। The right answer of this question is option C, jaw thrust method. किसी भी पर्सन में यदि नेक वाले रीजन में या सर्वाइकल रीजन में इंजरी हो जाती है और वो पर्सन अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो ऐसे पर्सन के अंदर आपको यदि उसका एयरवे ओपन रखना है तो उसके लिए आप जॉ थ्रस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी द रैशनल। Jaw thrust and head tilt chin lift maneuvers are two main tools of basic airway management. Jaw thrust management और head tilt chin lift ये दो मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सन के अंदर एयरवे को ओपन करते हैं या एयरवे को मैनेज करते हैं। The jaw thrust maneuver is often used on the patient with cervical neck problem और सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल हम उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जो कि जिनके सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल नेक रीजन में या फिर सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी मौजूद है। उन पेशेंट्स के एयरवे को ओपन करने के लिए जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम होने से पर्सन का रेस्पिरेशन जो है रुक सकता है। अगर उसकी गर्दन को मूवमेंट कराया गया तो उसकी जो इंजरी है वो और बढ़ सकती है, पर्सन्स में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पर्सन की नेक वाली रीजन को या स्पाइन वाले रीजन को बिल्कुल भी मूव नहीं कराते हैं और इससे पर्सन को आगे फर्दर इंजरी होने से बचाया जा सकता है। मोस्टली ऐसे पेशेंट जिन्हें नेक वाले रीजन में इंजरी हुई है और वो अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी जो जीभ होती है, ट्रंक होती है, वो बैकफोल्ड हो जाती है और बैकफोल्ड होने की वजह से जो उनका एयरवे है उस पर आकर उसे ब्लॉक कर देती है और पर्सन को रेस्पिरेशन नहीं हो पाता और अनकॉन्शियसली पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हमें एयरवे को ओपन करना होता है, एयरवे को मैनेज करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाते हैं, चिन को अप कर देते हैं, जिससे कि पर्सन का एयरवे ओपन रहता है और उसका रेस्पिरेशन चलता रहता है। इस प्रोसेस को करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर जो कि मुख्य रूप से ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनकॉन्शियस हैं और उनके गर्दन वाले, नेक वाले, रीढ़ की हड्डी वाले एरिया में चोट लगी है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट ऐसा मेथड है जो कि नॉर्मल पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें स्पाइनल रीजन में किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू प्रिवेंट टंग ऑब्स्ट्रक्शन the upper airway. This maneuver is performed by tilting the head. Head tilt chin lift is a procedure used to prevent tongue obstruction by upper airway. इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। टंग के द्वारा अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाए, इस वजह से हम उस एयरवे को मैनेज करने हेतु हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मैन्यूवर को परफॉर्म करने के लिए हम पर्सन या क्लाइंट के हेड को टिल्ट कर देते हैं, झुका देते हैं पीछे की तरफ और अप्लाई प्रेशर फॉरहेड एंड चिन। पर्सन, मान लीजिए ये पेशेंट है, अब इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसका जो ये हेड पार्ट है इसको इसके फॉरहेड पे सर पर हाथ रख के पीछे की तरफ दबा के गर्दन को ऊपर कर देंगे और उसका जो ये चिन वाला पार्ट है, थोड़ी वाला हिस्सा है, इसको भी हम अपने हाथों से फोर्स लगा के पीछे की तरफ पुश करेंगे। तो ये मैन्यूवर जो होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर कहलाता है। चिन का मतलब होता है ठोडी, चिन लिफ्ट का मतलब है चिन को भी उठा दो और हेड को टिल्ट कर दो पीछे की तरफ। ऐसा करके हम पर्सन के एयरवे को ओपन कर सकते हैं। और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनके सर्वाइकल या नेक रीजन में किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं है और किसी और कारण की वजह से वो अनकॉन्शियस स्टेट में गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज the licensed practical nurse is assisting registered nurse in developing nursing care plan for an older adult who has
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक ओल्डर अडल्ट पेशेंट जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस है, उसके लिए लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स और रजिस्टर्ड नर्स मिलकर केयर प्लान तैयार कर रहे हैं। विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड। इस पर्सन के केयर प्लान में निम्न में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन ए डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, impaired verbal communication, chronic pain, activity intolerance. Important question. The correct answer of this question is option 4, activity intolerance. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम एक्टिविटी इंटॉलरेंस के नर्सिंग डायग्नोसिस को इंक्लूड करेंगे। डिस्पनिया एंड इम्पेयर्ड ऑक्सीजन ऑफ टिश्यू रिड्यूस्ड इन क्लाइंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सरसाइज। अब इस डायग्नोसिस को इंक्लूड करने का कारण है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान पर्सन में डिस्पनिया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस वजह से पर्सन के अंदर, बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, वहाँ उसकी शरीर के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और अगर क्लाइंट किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने लगता है तो उसे ज़्यादा उसकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती और पर्सन जल्दी ही थक जाता है, उसे एक्टिविटी इनटॉलरेंस हो जाता है। इस वजह से इस पॉइंट को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड करेंगे एज अ डायग्नोसिस। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, हार्ट के आसपास, फेफड़ों के आसपास ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे हार्ट और लंग्स की कॉन्ट्रैक्टिंग और पंपिंग एक्टिविटी जो होती है अफेक्ट हो जाती है। प्रॉपर मात्रा में बॉडी को फ्लूइड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इस वजह से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और पर्सन को धीरे धीरे कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जिनमें से एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी एक है। यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लंबे समय तक बना रहे तो परमानेंट हार्ट फेलियर और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। वाटरी डायरिया, जेली लाइक स्टूल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में पाइलोरिक स्टेनोसिस से जनरली उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ही बार बार पूछा गया है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं, वो है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। हमारा जो स्टमक है उसका आखिरी हिस्सा जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, उस हिस्से में मौजूद सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉपी हो जाती है, जिससे वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और इसकी वजह से पर्सन में पाइलोरिक स्टेनोसिस नामक डिजीज़ होता है और इस पर्सन के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पाई जाती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब होता है कि पर्सन को जब वॉमिट होती है तो वॉमिटिंग की पर्सन जब वॉमिट करता है तो जो उसकी वॉमिटिंग होती है वो कई मीटर्स तक या सेवरल फीट्स तक वो थ्रो कर देता है, काफ़ी दूर तक वो वॉमिटिंग को फैला पाता है, प्रोजेक्ट कर पाता है, पहुंचा देता है। तो एक इस प्रकार की विशेष वॉमिटिंग को आप प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं, जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस नामक डिजीज कंडीशन में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड इज ऑन ओरल प्रिपरेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट फॉर दिस चाइल्ड। एक क्लाइंट जो कि ओरल आयरन प्रिपरेशन पर है, उसके लिए आपके द्वारा क्या उसे बताना इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन ए, लूज स्टूल्स आर कॉमन विथ आयरन प्रिपरेशन। आयरन प्रिपरेशन लेने वाले लोगों में लूज स्टूल देखने को मिलता है। या फिर आयरन प्रिपरेशन नीडेड टू टेक 1 आवर बिफोर मील। आयरन प्रिपरेशन पर्सन को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेने चाहिए। या फिर अलाउ द चाइल्ड टू टेक डाइल्यूटेड आयरन प्रिपरेशन थ्रू स्ट्रॉ। हम चाइल्ड को आयरन प्रिपरेशन स्ट्रॉ के सहायता से लेने के लिए कहेंगे। या फिर अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स अलोंग विथ आयरन थेरेपी।
आयरन थेरेपी के साथ हमें सिट्रस फ्रूट्स को अवॉइड करने के लिए कहना चाहिए? The correct answer of this question is option C. Allow the child to take diluted iron preparation through straw. हम उस जिस बच्चे में ओरल आयरन प्रिपरेशन देना है हमें उसे कहेंगे कि आप इस ओरल आयरन प्रिपरेशन को डाइल्यूटेड ओरल आयरन प्रिपरेशन को स्ट्रॉ की सहायता से पीजिए या लीजिए, क्योंकि ओरल आयरन प्रिपरेशन में जो आयरन है उसका टेस्ट मेटालिक होता है, प्लस ये उस बच्चे के दांतों को ब्लैक कर सकता है, डिस्कलर कर सकता है। इस चीज़ से बचाव हेतु हम उसे कहेंगे कि आप स्ट्रॉ की सहायता से आयरन प्रिपरेशन को लीजिए। आयरन प्रिपरेशन पर जो लोग होते हैं उनका जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, लूज स्टूल नहीं होगा, ब्लैक कलर का स्टूल होगा। आयरन प्रिपरेशन को आप खाने के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आयरन प्रिपरेशन जब भी आप पेशेंट को दें तो उन्हें कहना चाहिए कि आप सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, खट्टे फल लीजिए। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, और विटामिन सी की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया? निम्न में से कौन सा हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया है, आनुवांशिक हीमोलाइटिक एनीमिया है? ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर ऑप्शन डी थैलेसीमिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक हीमोलाइटिक एनीमिया है जिसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं वो उनमें लाइसिस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एप्लास्टिक एनीमिया ऐसा एनीमिया होता है जिसमें पर्सन की जो बोन मैरो है वो सफिशिएंटली ब्लड सेल्स लाइक WBC, RBC का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 10, A client 36 hours after an intestinal resection moves into sitting position in bed and immediately tells the nurse, something just gave away under my dressing. एक क्लाइंट जिसमें इंटेस्टाइनल रिसेक्शन हुआ है, 36 घंटे बाद उसे सिटिंग पोजीशन दी जाती है। जैसे ही उसे सिटिंग पोजीशन देते हैं, क्लाइंट कहता है कि मेरी ड्रेसिंग के नीचे कुछ बाहर निकला है, आप चेक करिए, ड्रेसिंग के नीचे मुझे ऐसा लगा कि कुछ बाहर निकला है। ऑन एग्जामिनेशन द नर्स डिस्कवर्स दैट द इंसिजन हैज डिसिस्ड and loop of intestine protruding. Which is the first action nurse should take? जब नर्स द्वारा उसकी ड्रेसिंग को चेक किया जाता है, हटाकर देखा जाता है, तो वहाँ पर जो इंसिजन्स थे, घाव थे, वो डिहेस्ट हो गए हैं, हट गए हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का लूप, आंतों का एक लूप जो है वो घाव से बाहर आ गया है, उसके पेट से बाहर आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में नर्स के द्वारा फर्स्ट एक्शन क्या लिया जाएगा? इंटेस्टाइनल रिसेक्शन हुआ है, पर्सन को 36 घंटे बाद सिटिंग पोजीशन दी गई, सिटिंग पोजीशन देने के बाद उसकी इंटेस्टाइन का लूप घाव से बाहर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? आपके ऑप्शंस हैं, नोटिफाई द सर्जन, हम सबसे पहले सर्जन को इस बारे में बताएंगे, या फिर कवर द प्रोट्रूडिंग इंटेस्टाइन विथ स्टेराइल ड्रेसिंग वेट विथ नॉर्मल सलाइन, हम उस इंटेस्टाइन जो कि पर्सन के पेट से बाहर आ गई हैं उसे स्टेराइल ड्रेसिंग से नॉर्मल सलाइन में भिगोकर कवर कर देंगे, या फिर असिस्ट द क्लाइंट टू लो फॉवलर पोजीशन, या फिर हम उस क्लाइंट को लो फॉवलर पोजीशन दे देंगे, या फिर ऑब्टेन अ वुंड कल्चर, या फिर हम उस पर्सन का वुंड कल्चर ऑब्टेन करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ लिटिल कंफ्यूजिंग ऑल्सो, but clear your concept. The correct answer in this situation is option C. Let's see the rationale first. A Fowler position should takes stress off the suture line and prevents further disruption.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सन को लो फॉवलर पोजीशन देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, जैसे ही हम पर्सन को लो फॉवलर पोजीशन देंगे तो उसके जो सूचर्स हैं, उसके जो स्टिचेस हैं, उसके जो टाके हैं, जहां पर घाव फट गया है, डिस्टर्ब हुआ है, लूप्स बाहर आए हैं इंटेस्टाइन के, उस एरिया पर जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा और आगे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाएगा। पर्सन को हमने बिठाया था, पेट पर जोर पड़ने के कारण उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंतें बाहर आ गई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सन को फॉवलर पोजीशन में लिटाएंगे। फॉवलर पोजीशन का मतलब है उसके हेड पार्ट को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे पैरों की तुलना में। ऐसा करने से पर्सन के इंटेस्टाइन वाले रीजन पे प्रेशर कम हो जाएगा, फर्दर डिस्ट्रप्शन नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी। उसके बाद द इंटेस्टाइन देन प्रोटेक्टेड विद स्टेराइल वेट विथ एनस ड्रेसिंग एंड सर्जन नोटिफाइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्सन की जो इंटेस्टाइन है उसको हम स्टेराइल ड्रेसिंग से नॉर्मल सेलाइन में भिगोकर कवर करेंगे और फिर उसके बाद सर्जन को इस बारे में नोटिफाई करेंगे, बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट। किसी पर्सन में आपने प्लास्टर लगाया, प्लास्टर लगाने के बाद नर्स के द्वारा सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, कलर ऑफ एक्सट्रीमिटी, उसके जिस पार्ट में हाथ या पाँव में एक्सट्रीमिटी में प्लास्टर किया गया है उसका रंग क्या है, या फिर उस भाग का टेम्परेचर चेक करेंगे, या फिर मूवमेंट, अंगूठे की मूवमेंट, टो की मूवमेंट चेक करेंगे, या फिर पैलर चेक करेंगे। पैलर का मतलब होता है कलरलेस स्किन पार्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ टो। कभी भी पेशेंट में आप प्लास्टर करें तो प्लास्टर होने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे कि पर्सन में जो अंगूठा है, टो है, उसकी मूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर पर्सन में टो की मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो प्लास्टर लगा है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड है, पर्सन को फर्दर नर्व इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ नॉट हैड bowel movement for 3 days, which of the following medication may contribute this constipation। एक क्लाइंट जिसे 3 दिन से बाउल मूवमेंट नहीं हुई है, यानी स्टूल पास नहीं किया है उसने, तो इस सिचुएशन के लिए, कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी दवा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी विटामिन ई। The right answer of this question is option B, iron। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जब कभी भी आप किसी पेशेंट को या पर्सन को आयरन थेरेपी, आयरन सप्लीमेंट, आयरन मेडिकेशन देंगे तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी आर नोजिया, वॉमिटिंग, स्टेनिंग ऑफ टीथ, मेटेलिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक स्टूल। यदि आप किसी पर्सन को ओरल आयरन थेरेपी दे रहे हैं तो उसे नोजिया, वॉमिटिंग, उसके दांतों का कलर चेंज होना यानी स्टेनिंग ऑफ कलर्स, मेटालिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन और ब्लैक स्टूल, ये सब आयरन थेरेपी के, ओरल आयरन थेरेपी के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स माने जाते हैं या देखे जाते हैं। यूज ऑफ स्ट्रॉ टू सीप द लिक्विड आयरन प्रिपरेशन टू अवॉइड स्टेनिंग और डिसकलरेशन ऑफ टीथ। दांतों के डिसकलरेशन को रोकने के लिए हमने, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बच्चों को या किसी भी पर्सन को स्ट्रॉ के द्वारा ओरल आयरन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। कोलोस्टोमी स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या होता है, पेल पिंक, ब्रिक रेड, डार्क रेड, येलोविश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पेल पिंक। यदि किसी पर्सन में कोलोस्टोमी हुई है तो कोलोस्टोमी की जो ओपनिंग होती है, कोलोस्टोमी स्टोमा जो होता है, उसका कलर यदि पेल पिंक है तो आप कहेंगे कि वो नॉर्मल है। यदि उसका कलर बदलता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि पर्सन के अंदर कोलोस्टोमी में प्रॉब्लम आ रही है, मे बी इन्फेक्शन हो सकता है या अदर कोई रीज़न हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए खूब सारे MCQs भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
देते रहते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, a nurse manager works on a unit where nursing staff members are uncomfortable taking care of clients from cultures that are different from their own. How should the nurse manager address this situation? आप मान लीजिए एक नर्स मैनेजर हैं और आपकी यूनिट में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स दूसरे कल्चर से आने वाले क्लाइंट्स की केयर करने में हिचकिचा रहे हैं या फिर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आप एज अ नर्स मैनेजर इस सिचुएशन को किस प्रकार एड्रेस करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे टेकल करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, असाइन आर्टिकल्स अबाउट वेरियस कल्चर्स सो दैट दे बिकम मोर नॉलेजेबल। हम हमारे जो टीम है, नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हें दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने हेतु असाइनमेंट्स देंगे कि उस कल्चर के आर्टिकल्स क्या हैं, इन्हें आप देखिए, समझिए, इससे उनका नॉलेज बढ़ेगा और क्लाइंट की केयर करने में आसानी होगी। या फिर रीलोकेट द नर्सेज टू यूनिट्स वेयर दे विल नॉट हैव केयर फॉर क्लाइंट्स अ वैरायटी ऑफ कल्चर्स। या फिर हम नर्सेज को अलग अलग डिपार्टमेंट में या वार्ड्स में भेज देंगे जिससे कि अलग कल्चर के क्लाइंट्स को उन्हें ना फेस करना पड़े। या फिर rotate the nurses assignments so they have equal opportunity to care for clients from other cultures। या फिर हम जो नर्सेज हैं उन्हें रोटेट करते रहेंगे, उन्हें अलग अलग क्लाइंट्स को असाइन करेंगे जिससे कि उन्हें दूसरे कल्चर्स के क्लाइंट को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हैंडल करने की। या फिर प्लान अ वर्कशॉप दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू लर्न अबाउट कल्चर्स माइट एनकाउंटर वाइल एट वर्क। या फिर हम एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट करेंगे जहां पर हम सिखाएंगे कि यदि आपको ड्यूटी के दौरान किसी डिफरेंट कल्चर के पेशेंट्स को हैंडल करना हो तो आप किस प्रकार से उसे हैंडल करेंगे। इस चीज़ को हम वर्कशॉप के माध्यम से अपने जो वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ से, उन्हें सिखाएंगे। एज अ नर्स मैनेजर आप इन चारों ऑप्शंस में से क्या करना पसंद करेंगे? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Option 4, plan a workshop that offers opportunities to learn about the cultures they might encounter while at work। हम ऐसे वर्कशॉप का या ट्रेनिंग सेशन का अरेंजमेंट करेंगे जिसमें हम सिखाएंगे कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों को किस प्रकार से हैंडल करना है। A workshop provides an opportunity to discuss culture diversity. This should include identification of one's own feeling, also provide an opportunity to participate to ask क्वेश्चन। इस वर्कशॉप की सहायता से सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को या नर्सेस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने के लिए और उस कल्चर्स के लोगों से संबंधित क्वेश्चंस को पूछने और उनके बारे में जानने में। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज 0.5 to 1.5 mg/dl। बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बिलिरुबिन का निर्माण किससे होता है? हीम से, ग्लोबिन से, ट्रांसफेरिन से या फिर गैस्ट्रोफेरिन से? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हीम पार्ट से। हीम पार्ट से बिलिरुबिन का निर्माण होता है। लेट्स सी द रैशनल। बिलिरुबिन का जो फॉर्मूला है वो है C33H36O6N4। बिलिरुबिन का फॉर्मूला है C33H36O6N4। बिलिरुबिन एक येलोइश पिगमेंट होता है जो कि बाइल में पाया जाता है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो कि बाइल में पाया जाता है और बाइल का निर्माण लीवर से होता है और ये बाइल लीवर से बनने के बाद गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और गॉल ब्लैडर के द्वारा शरीर की ज़रूरत के हिसाब से उसे रिलीज किया जाता है। It is formed from heme part of hemoglobin after destruction of RBC that have completed their lifespan and are destroyed and ingested by macrophage system of liver, spleen and red bone marrow। हमारी RBC जो है, रेड ब्लड कार्पसल्स, उनके ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को आगे लेकर जाना। जैसे ही हमारी आरबीसी अपना जीवन काल पूरा करती हैं, अडल्ट में 120 दिन का और इन्फेंट्स के अंदर 80 डेज़ का, हमारी बॉडी में मैक्रोफेज सिस्टम के द्वारा
इसको फिर तोड़ दिया जाता है, इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद आरबीसी को तोड़ दिया जाता है और इसके टूटने के बाद हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है उसके द्वारा बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विथ पॉसिबल पर्नीशियस एनीमिया। एक क्लाइंट एक पर्नीशियस एनीमिया से सफरिंग पेशेंट में असेसमेंट परफॉर्म कर रही हैं। विच डाटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। किस डाटा की मौजूदगी के कारण हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में पर्नीशियस एनीमिया मौजूद है। ऑप्शन ए, वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में 10 पाउंड वजन कम हो जाए। कंप्लेंट्स अबाउट नमनेस एंड टिंगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज, क्लाइंट कंप्लेन करे कि उसे नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है एक्सट्रीमिटीज में, या फिर रेड बीफी टंग, या फिर हीमोग्लोबिन लेवल 12.0 ग्राम पर डीएल। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अ रेड बीफी टंग। पर्नीशियस एनीमिया में क्लाइंट में रेड बीफी टंग देखने को मिलेगी और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया होता है। A red beefy tongue is a characteristic of the client with pernicious anemia. Red beefy tongue pernicious anemia के client में देखने को मिलेगी। A weight loss of 10 pound in 2 weeks is abnormal but is not seen in pernicious anemia. 2 सप्ताह में 10 पाउंड वजन कम होना एबनॉर्मल है बट ये पर्नीशियस एनीमिया से संबंधित नहीं है। नमनेस एंड टिंगलिंग कैन बी एसोसिएटेड विथ एनीमिया बट आर नॉट पर्टिकुलर टू पर्नीशियस एनीमिया। नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो आपको एनीमिया में देखने को मिलती है, ना कि पर्नीशियस एनीमिया में। दिस इज मोर लाइकली एसोसिएटेड विथ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज इन्वॉल्विंग वैस्कुलरचर। क्वेश्चन नंबर 17, a graduate nurse is preparing to apply to the state board nursing for licensure to practice as a registered professional nurse. What group primarily is protected under the regulation of the practice of nursing? एक ग्रेजुएट नर्स है जो कि रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स की तरह प्रैक्टिस करने हेतु स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग से लाइसेंस के लिए आवेदन करती है, एप्लीकेशन देती है। इस सिचुएशन में रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग के तहत प्राइमरीली रूप से किस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन 2 प्रैक्टिसिंग नर्सेज, ऑप्शन सी एम्प्लॉइंग एजेंसी, या फिर ऑप्शन 4 पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, each state or providing protects the health and welfare of its populace by regulating nursing practice। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना और सभी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हर स्टेट की वो सभी पब्लिक को प्रोटेक्ट करना प्राइमरी समझेंगी। क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट प्रोडक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज। ब्लड कोगुलेशन में आखिरी प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद क्या बनता है? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर कोगुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और इस प्रोसेस का आखिरी उत्पाद होता है फिब्रिन। ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में फिब्रिन मिलता है। Question number 19, a client arrives in emergency room with possible fractured femur। emergency room में एक client आता है जिसमें फीमर बोन के फ्रैक्चर होने की संभावना है। The nurse should anticipate an order of। यदि उसमें फीमर फ्रैक्चर है तो इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा क्या आशा की जाती है कि उसे कौन सा ऑर्डर मिलेगा? ऑप्शन ए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दिए जाने का, ऑप्शन बी आइस टू एंटायर एक्सट्रीमिटीज का, या फिर बक्स ट्रैक्शन का, या फिर एबडक्शन पिलो लगाने का। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बक्स ट्रैक्शन।
फ्रैक्चर्ड फीमर वाले पेशेंट में हम बग्स ट्रैक्शन लगाना जाने की उम्मीद करेंगे। द क्लाइंट विथ अ फ्रैक्चर्ड फीमर विल बी प्लेस्ड इन बग्स ट्रैक्शन टू रीअलाइन द लेग एंड टू रिड्यूस स्पाज्म एंड पेन। यदि किसी पर्सन के अंदर फीमर बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में हम बर्ग्स ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में आप बर्ग्स ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे कि यदि हमारे शरीर की फीमर जो कि सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यदि उसमें फ्रैक्चर हो जाए तो हम बर्ग्स ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और बर्ग्स ट्रैक्शन लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि लेग में रीअलाइनमेंट लाना प्लस वहाँ आने वाले स्पाज्म और पेन को रिड्यूस करना। बर्ग्स ट्रैक्शन लगाने का 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं: रीअलाइन द लेग, डिक्रीज स्पाज्म एंड डिक्रीज पेन। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन इज रॉन्ग ऑप्शन। इस सिचुएशन में हम पर्सन को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे। आइस में बी ऑर्डर्ड आफ्टर रिपेयर बट नॉट फॉर द एंटायर एक्सट्रीमिटी। हम इस पर्सन में रिपेयर के बाद आइस अप्लाई करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पूरी भुजा में या कंप्लीट एंटायर एक्सट्रीमिटी में ये प्रोसीजर नहीं करवाया जाएगा। एन एबडक्शन पिलो इज ऑर्डर्ड आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट नॉट फॉर फ्रैक्चर्ड फीमर। हम एबडक्शन पिलो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद लगाने के लिए कहते हैं, ना कि फ्रैक्चर्ड फीमर होने पर। क्वेश्चन नंबर 20, अ क्लाइंट विद सस्पेक्टेड रीनल डिजीज इज टू अंडरगो रीनल बायोप्सी। एक क्लाइंट जिसमें रीनल डिजीज है उसे रीनल बायोप्सी टेस्ट के लिए कहा जाता है। द नर्स प्लान टू इंक्लूड विच स्टेटमेंट इन द टीचिंग सेशन। नर्स के द्वारा इस पेशेंट को जब टीच किया जाएगा इस प्रोसीजर के बारे में, तो नीचे बताए ऑप्शंस में से किस स्टेटमेंट को इंक्लूड करना सही है। ऑप्शन ए, यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। आपको एग्जामिनर प्रोसीजर के लिए बिठाया जाएगा। पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट। इस प्रोसीजर के दौरान आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। या फिर आप क्लाइंट को कहेंगे यू विल बी गिव सम मेडिकेशन टू एनेस्थेटाइज द एरिया। आपको उस एरिया को सुन्न करने के लिए कोई ना कोई एनेस्थेटिक मेडिसिन दी जाएगी। या फिर यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक फ्लूइड्स फॉर 24 आवर्स। इस प्रोसीजर के बाद आप 24 घंटे तक कुछ भी पी नहीं पाएंगे। रीनल बायोप्सी टीचिंग के दौरान इन चारों में से आप किस पॉइंट को क्लाइंट को बताना सबसे जरूरी समझेंगे? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इस प्रोसीजर के दौरान आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, इसे हम ड्यूरिंग द टीचिंग क्लाइंट को बताएंगे। Portion of exam are painful especially when the sample is being withdrawn, so this should include in the session with the client। जब हम रीनल बायोप्सी परफॉर्म करेंगे तो सैंपल निकालते समय पेशेंट को दर्द हो सकता है, इस वजह से हम उस क्लाइंट को कहेंगे कि प्रोसीजर के दौरान आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट, पेन एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है। आंसर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज द क्लाइंट विल बी पोजिशन prone नॉट इन द सिटिंग पोजिशन। क्लाइंट को रीनल बायोप्सी प्रोसीजर के दौरान प्रोन पोजीशन दी जाती है, ना कि सिटिंग पोजीशन। एनेस्थीसिया विल नॉट कॉमनली गिवन बिफोर प्रोसीजर इन दिस टेस्ट। एनेस्थीसिया इस प्रोसीजर के दौरान क्लाइंट्स को नहीं दिया जाता। आंसर डी इज इनकरेक्ट बिकॉज द क्लाइंट कैन ईट ड्रिंक फॉलोइंग द टेस्ट। इस प्रोसीजर को करने के बाद खाने पीने पर किसी भी प्रकार का क्लाइंट के लिए प्रतिबंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, कुलेज एनीमिया इज कॉज्ड बाय। कुलेज एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन causes the कुलेज एनीमिया।
यदि किसी पर्सन के अंदर कुलेज एनीमिया नामक रोग है तो उसका कारण है उस पर्सन में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की डेफिशिएंसी होना। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं, फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हम रेगुलर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। Thank you so much friends for watching this complete video and all the best for all type of upcoming nursing competitive exams 2021.